बेस्ट माइंड्स दे आर एबल टू क्रैक द एग्जाम सच एज CSS। अब सिचुएशन हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन हो या हमारे इंस्टीट्यूशंस की सिचुएशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन देखते हैं वो सारे खसारे में ही हैं, कोई भी बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं दे रहा। सो व्हाई इज दैट? हर हुकूमत अपनी अलग पॉलिसीज़ लाती है, उनका अलग माइंडसेट होता है। फिर उन्होंने एक अपनी टीम भी बनाई हुई होती है अपर लेवल पे अपने ब्यूरोक्रेट्स की। जिन ममालिक में टीम चलता है ना, तो वो कैसे माशरा आगे बढ़ेगा। हाउ करप्ट इज द सिस्टम आपके ओपिनियन में, जो आपने एक्सपीरियंस किया? CSS एंड PCS दोनों एग्जाम हैं। PMS इज़ अ कार्डर, PMS एंड पास जो हैं वो कार्डर हैं, यानी ग्रुप्स हैं, एलोकेशन के ग्रुप्स हैं। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरीज, पर्क्स, बेनिफिट क्या होते हैं और कितनी गाड़ियाँ डाले आपको साथ मिलते हैं? अक्सर लोग जो मैंने देखे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, सोशल मीडिया पे असिस्टेंट कमिश्नर्स को गालियां दे रहे होते हैं कि हमारी लाइट जो है गली की जल गई। अरे भाई, वो उसकी जॉब ही नहीं है, उसको उसके पैसे ही नहीं मिलते हैं, उसको उसका बजट ही नहीं मिलता है। वो आपको कहाँ से गटर का ढकना या फिर जो है ना लाइट या गली बनवा कर दे। अगर तैयारी की बात करें एग्ज़ाम की, तो आपने किस तरह से तैयारी की, कहाँ से शुरू किया, कितना टाइम आपको लगा? और जो स्टूडेंट्स अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर करना चाहते हैं तैयारी, तो वो किस तरह से इफेक्टिवली उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जब हम समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो होकर ही रहेगा ना, या ये नहीं हो सकता है। तो वो वाले लोग सही हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ईगो पर ले लेते हैं, तो फिर उससे ये होता है कि फिर हम तैयारी कर लेते हैं अपने ट्रांसफ़र की। एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑफिशियल काम करने होते हैं और कभी ना कभी उसका पाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज़रूर पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, असिस्टेंट कमिश्नर से हो, डिप्टी कमिश्नर्स हों, या उसके अलावा पुलिस ऑफिशल्स हों, या इस तरह के बहुत सारे और इदारे, रेलवेज़ हों। कोई भी इदारा हो सकता है रियासत का जिससे आपका ज़िंदगी में कभी ना कभी पाला ज़रूर पड़ेगा। और अगर बात करें वकालत की, एडवोकेसी की, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे ज़्यादातर कानून की बात करते हैं, तो कानून भी हर सब्जेक्ट को अपने अंदर समा जाता है, या हर सब्जेक्ट के अंदर कानून मौजूद है। हर इदारे के रिलेटेड लॉज हमारे पास होते हैं, क्वेरीज आती हैं। सो आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में कि असिस्टेंट कमिश्नर कौन होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन का ज़िम्मेदार होता है, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कैसे कर सकते हैं, CSS हो या PCS हो, क्या डिफरेंस हैं इनमें, और असिस्टेंट कमिश्नर बना कैसे जा सकता है। सो इसी सारी डिस्कशन के लिए आज की हमारी गेस्ट थी मिस रिदा ज़हरा तालपुर साहिबा, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं और करंटली सर्व कर रही हैं पन्नवाकिल में एज असिस्टेंट कमिश्नर। हमने उनसे बहुत सारी नॉलेजेबल डिस्कशन की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनसे ग्रास्प की, लेने की कोशिश की। असिस्टेंट कमिश्नर के फंक्शंस जाने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जाना, उनके डिफरेंसेस के बारे में जाना कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्या मकसद होता है, कैसे उन्हें क्रैक किया जाए। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, आप काफ़ी दूर से आई। सो आई वांट टू आस्क कि लोग CSS क्यों करना चाहते हैं? हम एक टेंडेंसी देखते हैं कि अक्सर लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो CSS करें। सो व्हाई इज़ दैट? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। दो जो है ना चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है लोग जो है CSS करना चाहते हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि जब आप, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये है, और जब आप ये पास कर लेते हैं तो सोसाइटी आपको उस चीज़ से रिकॉग्नाइज़ करती है कि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपने इतना एग्ज़ाम क्रैक करके इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है। तो पहली बात तो रिकॉग्निशन है इस एग्ज़ाम की। सेकंड, ओवर द टाइम उसमें पर्क एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं ऑफ कोर्स। और जॉब की आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा, एक इन अ वे जो है ना गवर्नमेंट में मसला हो गया है कि लोग जो हैं वो इतना आसानी से उनको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है। तो इसमें आपको ये पता होता है कि वंस यू आर सिलेक्टेड तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर? अच्छी हाँ, सैलरीज हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी बहुत अच्छी सैलरीज हैं। सो व्हाई गवर्नमेंट जॉब? अब ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि क्योंकि हमें गवर्नमेंट से तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम जो है ना ज़्यादा उस पे प्रेफर करते हैं। दूसरा, आगे चल के आपको पेंशन्स मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये कि अर्बन एरियाज़ में जो है बच्चे, स्पेशली कराची हो गया, लाहौर वगैरह हो गया, तो वहाँ पर अब जो है बच्चे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम प्राइवेट में जाएँ। और मैंने बहुत सारे बच्चों को, रूरल जो एरिया है ना वहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि वो गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अर्बन में अब इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं कि जो भी ख़वातीन कुछ अचीव कर लेती हैं अपनी लाइफ में,
वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बात करती हैं. सो डू यू थिंक दैट यू आर एन एम्पावर्ड वुमेन, और आप वुमेन एम्पावरमेंट को डिफ़ाइन कैसे करती हैं? व्हाट इज़ दैट? देखिए, हर वो खातून जो जॉब करती है अपनी, उसके पास अपनी सैलरी है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इन अ वे एम्पावर्ड है। लेकिन मेरी नज़र में खातून तब एम्पावर्ड होती है जब वो जो भी कमा रही हैं, जो उनके हाथ में पैसा है, उनका जो भी डिसीजन वो लेंगी वो उनका अपना होगा, उसमें किसी का लेना देना नहीं होगा। मेरी नज़र में जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं हैं, तब तक आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं कह सकते। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं, मतलब समझे 60 to 70% जो जॉब भी कर रही हैं, उनको वो आज़ादी भी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं। सो इफ़ यू आस्क मी कि क्या मैं एम्पावर्ड हूँ, नो, 100% नो। सो क्या सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही होता है एम्पावरमेंट का, ये इसके अलावा भी कोई एस्पेक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी हमें, मतलब कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं या कोई ऐसे पर्क्स होते हैं एम्पावरमेंट के, या सिर्फ फाइनेंस पे ही रिलेटेड है ये? नहीं, देखिए, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पे आ जाता है कि आपको आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं। ऑफ़ कोर्स, जब मैं आज से 2.5 साल पहले मैं जब घोटकी में, डहरकी में पहली दफ़ा इतनी पूरी हिस्ट्री में कभी कोई खातून वहाँ पे एसी नहीं बनी थी, तो मुझे अपने घर वालों ने छोड़ा, मुझ पे ट्रस्ट किया। मेरी जगह और बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको मेरी अपनी ऑफिसर्स थी, मैंने उनको कहा कि यहाँ पे कुछ 1-2 और भी सीट्स खाली हैं, अगर आप कहें तो हम आपके लिए ट्राई करें। तो उन्होंने कहा, नहीं यार, हमें तो इतनी दूर इजाज़त नहीं मिलेगी, आफ्टर इवन डूइंग PMS, अगर आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलती है तो आप अपने आप को 100% एम्पावर्ड कह ही नहीं सकते हैं। यानी कि यू हैव अचीव समथिंग बट यू कैन नॉट अवेल द पर्क्स। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक आम लोग एक बात कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड या एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड के टॉप माइंड्स जो होते हैं, बेस्ट माइंड्स, दे आर एबल टू क्रैक द एग्जाम सच एज CSS और PMS, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो अब सिचुएशन, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन हो या हमारे इंस्टीट्यूशंस की सिचुएशन हो, कोई भी हम इंस्टीट्यूशन देखते हैं वो सारे खसारे में ही हैं, बिल्कुल, कोई भी बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं दे रहा। बिल्कुल। सो व्हाई इज़ दैट? जब इतने ब्रिलियंट माइंड्स हमारे पास हैं तो वो उस चीज़ को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? और ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो सबसे ब्रिलियंट माइंड होते हैं वो CSS और PMS क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत जनरल एवरेज लोग जो होते हैं वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपकी मेहनत, आपकी मोटिवेशन और फोकस जो होता है वो आपको सबसे अलग रखता है। फिर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट भी है, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं और ऑन द अदर साइड आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया हुआ, तो लोग फेल हो जाते हैं। सेकंड थिंग, बहुत अच्छा सवाल है कि इतने अच्छे माइंड और इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद हमारा मुल्क जो है वो पीछे से पीछे क्यों हो रहा है? तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसीज़ लाती है। आप अगर पिछले जब से हम पूरी प्योर डेमोक्रेसी में आ गए, तो आप देखें कि हर हुकूमत अपनी अलग पॉलिसीज़ लाती है, उनका अलग माइंडसेट होता है। फिर उन्होंने एक अपनी टीम भी बनाई हुई होती है अपर लेवल पे अपने ब्यूरोक्रेट्स की, यानी जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने साथ अपने ऑफिसर्स अपनी लाएगी। टीम भी ऑफिसर्स की टीम टीम होती भी है। लेकर आएगी ना। तो जहाँ जिन ममालिक में टीम चलता है ना, तो वो कैसे मुआशरा आगे बढ़ेगा? अगर हमें पूरी आपको इजाज़त ही नहीं है सही तरीके से काम करने की, अभी आप एक प्रोजेक्ट पे लगे हैं, 2 साल आपने उनको कंप्लीट किया, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आके आपको पता चला आपकी तो ट्रांसफ़र हो गई, तो अब वो दूसरा आएगा, फिर वो भी प्लानिंग करेगा, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो वहाँ से आई मीन, मैं जो आपकी बात से अखज़ कर पा रहा हूँ कि सम टाइम इट इज़ डेलिब्रेट के जस्ट टू पुल लेग ऑफ सम अदर गवर्नमेंट, या इस तरह से भी ब्यूरोक्रेसी में होता है कि टीम्स बने हुए हैं, जो एक सेट्स बने हुए हैं कि ये लोग हैं, ये एक सेट में हैं, ये लोग हैं दूसरे सेट में, जब एक गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों को लेके आया जाएगा। जब दूसरी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारे पास पाकिस्तान में चेंज होती रहती है हर 2-2.5 साल बाद, 3 साल, ऑन एन एवरेज 2-2.5 साल, तो वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। ये है हायर लेवल की कहानी। फिर जब हम लोअर लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे जो देखिए असिस्टेंट कमिश्नर्स हों या 17 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, उनके पावर बहुत लिमिटेड हैं। वो अपने लिमिटेड स्कोप में जितना वो कर सकते हैं वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर रिसोर्सेज के भी मसले आ जाते हैं। अगर लेट्स से मैं किसी हॉस्पिटल में जा रही हूँ, मैंने वहाँ के MS को कहा, उसने अपनी 10 परेशानियाँ बताएं कि ये मसला है, हमने ऊपर लिखा, सेक्रेटरी साहब ने भी उसको अगर लेट्स से सीरियस ले लिया, उसने ऊपर लिखा, फिर अब वो रिसोर्सेज कभी वहाँ एलोकेट ही नहीं होंगे, तो चीज़ें जो है ना वहीं पे जो है ना स्टक हो जाती हैं। तो ऊपर जाते जाते पहले तो इतने साल लग जाते हैं, और अगर वो बात वहाँ तक पहुँच भी गई तो फिर वहाँ पर इतनी हमारी और मजबूरियाँ हैं कि हम कौन से सेक्टर को कितने पैसे दें, कौन से सेक्टर को कितने पैसे दें, तो वहाँ पे बहुत सारी जो है ना चीज़ें स्टक हो जाती हैं। अच्छा, आप अभी यहाँ पे आपने एक बात कही कि 17 ग्रेड में बहुत लिमिटेड पावर्स हैं।
सो हमारे यहाँ दो पोजीशंस को ये समझा जाता है कि दे हैव अल्टीमेट पावर्स, नंबर 1 SHO एंड अदर इज़ असिस्टेंट कमिश्नर विच यू आर। तो आपको क्यों लगता है कि वो पावर्स लिमिटेड हैं? बाकी जो पूरा मुआशरा वो तो समझता है कि दे आर जस्ट अनलिमिटेड अनफिटेड पावर्स। देखिए, जो जिनको पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा 2009 के बाद से जितने भी मैजिस्ट्रेट पावर जितने भी थे, अपार्ट फ्रॉम प्राइस टेकिंग, वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब इसीलिए अक्सर जो ट्रोल किया जाता है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बहरहाल वो पंजाब में तो बड़ी गाड़ियां हैं, यहाँ के अभी यहाँ पे आपको भी हैं। रिसेंटली पता होगा, नहीं है, हमारी गवर्नमेंट अभी ले रही थी, उस पर भी केस हो गया, वो वहीं बात ख़त्म हो गई। हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी आप लोग देख रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ज़ाहिर है 3-4 ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनकी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बच गई हैं, बाकी तो किसी के पास कल्टस होती है मोस्टली, वो भी कल्टस चलाने जैसी नहीं होती है। तो जो लोग हमें देखते हैं ना कि हम प्राइस चेकिंग क्यों कर रहे हैं, तो हमारा डोमेन ही ये रह गया है ना। प्राइस चेकिंग हो गया, पोलियो हो गया, कुछ रिलीफ के प्रोग्राम्स हो गए जो हमें स्पेशली दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमें ओगरा वालों ने जो है एक मिशन पे लगाया हुआ था, LPG की पकड़ दकड़ हमने स्टार्ट की हुई थी। हमारे अपने जो रियल पावर थे वो तो तकरीबन कर्टेल हो गए हैं। और भी तो आपके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, आप लाइसेंसेस इशू करते हैं, उसके अलावा आप जो है वो डोमिसाइल्स इशू करते हैं, तो वो पावर्स भी तो नहीं, काफ़ी। हम डोमिसाइल्स इशू नहीं करते हैं, हम डोमिसाइल्स की वेरिफिकेशन करते हैं, हम लाइसेंस की भी वेरिफिकेशन करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो लाइसेंस इशू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके कि जो ये सिस्टम बेसिकली हमें ब्रिटिश की तरफ से दिया गया था। बिल्कुल। ब्रिटिश ने खुद ये सिस्टम ख़त्म कर लिया है। अब वहाँ पे ये होता है कि आपने ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है एंड यू कैन बिकम द चीफ। बिल्कुल। सो व्हाई दिस क्लास सिस्टम स्टिल एग्जिस्टिंग, एंड क्या आप समझती हैं कि एक अच्छा सिस्टम है या इसे थोड़े से चेंजेस की नीड है? CSS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद आप जो डायरेक्ट एक ऑफिसर लगते हैं उस चीज़ को। मेरे ख्याल में तो जो ये 17 ग्रेड से हम लोग लगते हैं और उसके बाद फ़ौरन तो नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है उनकी प्रमोशंस मिल जाती हैं। ये सिस्टम इतना बुरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स जो आते हैं, एक तो वो खुद इतना पढ़ लिख कर एक पढ़ी लिखी ही जो है ना आपको वो मिल रही होती है, उस पे उन पे बहुत सारी जो है ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनको एक लेवल उनका अचीव हो जाता है। अगर हम इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या मतलब वो रह जाएगा कि हम इस गवर्नमेंट को कौन से स्ट्रक्चर में जो है मतलब चलाएंगे। वाई कांट वी यूटिलाइज एक्सपीरियंस, जो लोग नीचे से एक्सपीरियंस, बिकॉज देखें एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर है, CSS करके आया है, डायरेक्ट ASP लगा है या DSP लगा है, वो उसका एक्सपीरियंस 0 डे एक्सपीरियंस है। हाँ, बिल्कुल। जो कि वो पावर में है। बिल्कुल। बट जो उसके नीचे SHO है, मे बी उसका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो इज़ इट नॉट बेनिफिशियल कि हम उस SHO को ऊपर लेके आएँ, या इस तरह से कोई एक इंडक्शन का सिस्टम होना चाहिए कि एक्सपीरियंस बेस्ड, पॉइंट बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड कोई सिस्टम हो? देखिए, सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता ना। अब वो जो SHO है उसने मे बी BA किया हुआ हो या इंटर के बुनियाद पर उसको मिली हो सिपाही पे, फिर वो प्रमोशन होकर वहाँ SHO तक पहुँचा है। लेकिन एक ASP जो है उसने बैचलर्स किया हुआ है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, और उसने फिर इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद उसने 9-10 महीने ट्रेनिंग की है, फिर उसकी 3-4 महीने स्पेशलाइज ट्रेनिंग। तो आप एक ASP को या DSP को एक SHO या सिपाही से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते ना, उनकी एक लेवल ही डिफरेंट हो गई है। हाँ, उनका एक्सपीरियंस फील्ड में हम भी जब आए थे हम बिल्कुल न्यू थे, लेकिन अब आप देखें कि हमारे अंडर जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस 2 साल में उनसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें पढ़ाई इतनी है, हमारी ट्रेनिंग्स इतनी है। स्टार्ट में हर किसी को ज़ाहिर मुश्किल होती है, इस SHO को भी हुई होगी, उस पुलिस वाले को भी हुई होगी, लेकिन ओवर द टाइम वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो CSS का पर्टिकुलरली पैटर्न चेंज हो रहा है नाउ, जो कि स्पेशलाइज्ड लोग होंगे फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स, लाइक अगर किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है तो वो फॉरेन सर्विसेज में जाएगा, इस तरह का कोई पैटर्न लाया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, आ रहा है, कंसिडर हो रहा है, और क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, ये 2020 से लेकर जो है ना ये बातें हम सुन रहे थे कि रीस्ट्रक्चर हो रहा है, और उसके बाद हमने एक बात देखी कि इन्होंने स्क्रीनिंग भी इंट्रोड्यूस करा दी थी। तो ये एक स्टेप इसी हिसाब से, ताकि जो है ना जितने कम सीरियस लोग हों वो जो है ना वहाँ से ही जो है ना ख़त्म हो जाएं। तो हाँ, बिल्कुल जो है ना अब गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियस ले लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली 2026 तक जो है एक आप नई किस्म का जो है उसमें सिस्टम देखेंगे, जिसमें वो क्लस्टर सिस्टम लेकर आ रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें यही होगा कि लेट्स से अगर किसी ने जो है ना इंटरनेशनल, जैसे आपने कहा कि रिलेशंस में या इंटरनेशनल लॉ में जो किया हुआ है या लॉ किया हुआ है, तो उनके लिए एक अलग से जो है ना स्पेसिफिकली ग्रुप्स होंगे जिसको वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि लोग उसमें जाएं। लेकिन फिर कुछ कॉमन ग्रुप्स होंगे जिसमें हर कोई जा सकता है। तो अभी हम सुन रहे हैं कि हो रहा है, लेट्स से वो कैसे होगा। इज़ इट अ गुड थिंग आपके
नज़र में, या ये इसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं इसके भी? देखिए ड्रॉबैक्स, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है ना कि लेट्स से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये एक एम्पावर करती है कि हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। हम फ्रीडम पर ऑफ ये प्रोफेशन। पाबंदी, हाँ देखिए हम पर ये पाबंदी नहीं है। आपने लॉ, आपको पसंद था, आपने एलएलबी कर ली, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद थी, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट बताए कि हमने नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ ही करनी है, तो ये एक हमारी हमारी राइट ऑफ फ्रीडम पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। आई थिंक बट देयर इज सर्टेन लिमिटेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन डेफिनेटली ज़रूर है, बट वो अनफेटर्ड नहीं है। अब मैं वकील की पढ़ाई करके ही वकील बन सकता हूँ, और मैंने वकील की पढ़ाई की और मैं डॉक्टर बनना चाहूँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं देखिए करेगा। पूरे 9 महीने हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है, हमारी प्रोविंशियल। आई जस्ट वांट टू नो, मतलब एक फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कर रहा हूँ कि अब जो सिस्टम है उसमें क्या वो है कि क्या वो ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं होगा कि जो लोग जिस फील्ड से हैं उन्हें वही ग्रुप्स एलोकेट किए जाएं? देखिए एफिशिएंसी तो ये होगी कि सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे यहाँ 3-4 तबके होते हैं एजुकेशन के। एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है, दूसरा जो गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ रहा है, तीसरा जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा है, चौथा जो एलीट स्कूल्स में और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आया है। ठीक है, ये चारों लोग एक ही एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और एक ही जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये लोग मेहनत करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो 4th क्लास है उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, उसका एक्सपोजर भी है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और वो अच्छे ग्रुप्स में भी चले जाते हैं, उनकी फ़र्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में पास भी हो जाते हैं। जबकि अगर एक मदरसे का बच्चा है वो तो कभी पास ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है। अगर हमें सीरियस लेवल पे इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो वाई नॉट हम उनको 2 लैंग्वेजेस का जो है ना एडवांटेज दे दें। देखिए इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे तो वैसे ही हम इंग्लिश में ले रहे हैं ना। आपको एक ऑफिसर से ड्राफ्टिंग ही करानी है, हमने कौन सा लिटरेचर के लेक्चर्स बैठ के देने होते हैं क्लासेस में। चैट जीपीटी भी आ अब तो गया, चैट तो काफ़ी जीपीटी भी सारी आ चीज़ें गया है। आसान हो गई। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बाकी रही है इंग्लिश की ड्राफ्टिंग की खास करके। बिल्कुल। देखिए अगर स्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो हम इक्वलिटी के बुनियाद पे करें। पहले हम जो है ना उन लोगों को जिनको सिर्फ लैंग्वेज की बुनियाद पे इतने सालों से जो है ना रगड़ा लग रहा है क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी लिख नहीं पाते, एग्ज़ाम 1-2 पेपर क्लियर भी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं, तो हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं और अपनी जो मतलब नेशनल लैंग्वेज है उसको हम क्यों नहीं जो है ना अडॉप्ट करें। अभी तक हमें जो है इस बात की शर्मिंदगी है कि नहीं हम उर्दू में कैसे बात करें, जो इंग्लिश में बात करता है वो कोई बड़ी चीज़ होता है, जो उर्दू में बात करता है उसके अरे हाँ ये तो मतलब गाँव देहात का है, इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो ये कॉम्प्लेक्स हमें जो ब्रिटिश ने डाला था लेकिन आज तक हमारा निकल तो नहीं सका है। तो ये तो कोई भी चेंज हमारा, जब तक हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता और इस तरीके से चेंज नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकेगा। आप क्लस्टर सिस्टम लेकर आ जाएं लेकिन आपकी वही बुनियाद है कि 12 के 12 एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में करने हैं, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। अच्छा, लैंग्वेज से मुझे एक चीज़ मेरे नोटिस में आई कि आपकी सारी वीडियोस या जो भी टॉक्स इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे सिंधी में होते हैं। सो व्हाई इज़ दैट, व्हाई यू ऑलवेज चूज़ सिंधी? जब आप कोई भी पोस्ट करती हैं आप उसको पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं रखना चाहती? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, मुझे सिंधी समझ आती है, मैं बोल नहीं पाता बट समझ आती है मुझे, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें समझ नहीं आती, वो उससे बेनिफिट नहीं ले पाते होंगे। सो आपको नहीं लगता कि लार्जर पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी काम होना चाहिए? अच्छा, जब मैं कोई एजुकेशनल वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो उर्दू में ही करूँ। अभी मैं आपको एक बहुत मज़ाया सा, मतलब मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मैं रिसेंटली लाहौर गई थी एंड आई वाज इन अ लोकल मार्केट और वहाँ पे एक लड़के ने कहा कि रिदा टालपुर। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक यस। तो कहने लगा मैं मैडम एबटाबाद से हूँ और मैंने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी थी और मुझे ना उससे बहुत हेल्प मिला था। तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब लाहौर में कोई मुझे बच्चा मिले और वो मुझे रिकग्नाइज़ करे और फिर वो मुझे बताए कि वो है भी कहीं और से और वो मेरी वीडियो देख रहा है। तो जो लोकल मैसेजेस होते हैं, जो होते ही लोकल लोगों के लिए हैं, उनके लिए मैं सिंधी में करती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू में करूँ। जो मैं चीज़ें उर्दू में नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा एक्सेंट बहुत सिंधी है, तो वो मुझे खुद बहुत फ़नी लगता है, इसलिए मैं कभी कभी अवॉइड करती हूँ। डजंट मैटर, आई थिंक हाँ, एक्सेंट तो हर एक का अलग वरना होता मैं है। एजुकेशनल जो वीडियोस होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो उर्दू ही में करूँ ताकि तमाम लोगों को, स्पेशली जब से ये लाहौर वाला वाक़या है उसके बाद से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन फिर मेरा यही था कि अब जो भी होंगी तो वो हम अपनी नेशनल लैंग्वेज में करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे एबटाबाद से या पंजाब या बलूचिस्तान में भी कोई बच्चे देखते होंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने अपने इंटरव्यू में कही थी कि आपके पेरेंट्स ये चाहते थे कि उनका कोई चाइल्ड असिस्टेंट कमिश्नर बने, पर्टिकुलरली असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट सिविल सर्विसेज, ओनली असिस्टेंट कमिश्नर। व्हाई इज़ दैट? वो खुद भी आई थिंक ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो क्यों चाहते थे कि असिस्टेंट कमिश्नर ही बने? क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से जो है ना लाइफ में वास्ता पड़ता रहा है, इवन दो वो भी पावरफुल ऑफिसर्स ही थे, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो बहुत सारी कमेटीज़ के चेयर्स होते हैं, यानी वो चेयरमैन होते हैं अक्सर।
तो इस वजह से उनको ये था कि ऑफिसर्स तो हम थे, लेकिन उनकी जो एक पावर था वो हमसे ज़्यादा ही था। उनके पास ये पावर था कि वो हमें समन भी कर सकते थे, हमें क्वेश्चन भी कर सकते थे चीज़ों में। तो मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ, सब बन गई। बन गई। अच्छा, आपके सारे एक्शंस जो भी आप रेड्स कंडक्ट करती हैं, व्हाटएवर इट इज़, आपके सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं, बिकॉज यू आर पब्लिक सर्वेंट, एंड आपकी सारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक डोमेन में ही है। एंड इस चीज़ को लेके हम सोशल मीडिया पे नॉर्मली बड़ी ट्रोलिंग का सामना करते हैं। आपने एक और इंटरव्यू में भी यही कहा है कि आपने भी कुछ जगह पे ट्रोलिंग का सामना किया है। सो जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो आपकी जजमेंट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज हो पाता है, या आप उसको अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट तक ही रहती हैं, और वो ट्रोलिंग का आप पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है? मैं बहुत न्यूट्रल रहती हूँ। देखिए, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस पे मुझे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने इतनी गालियाँ दी थी, हालाँकि उनको उसका बैकग्राउंड पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे 2-3 लफ्ज़ लेकर उसको इतना उन्होंने उछाला, हालाँकि उसमें भी मैंने ऐसी कोई गुनाह की बात नहीं की थी, लेकिन पता है हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी हो गई है कि बस हमें मीम्स की तरफ जाना होता है। उसके बाद वो उन्हीं का जो है ना बंदा जो है, आई वाज़ आरओ ओवर देयर, तो वहाँ आया था वो अपने पेपर्स देने, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ थे। यू कैन और टेल द स्टोरी हियर। हाँ, नहीं वो मतलब वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो उनको पसंद नहीं था कि मैं वहाँ पे क्यों सर्व कर रही हूँ। वो एक बहुत ही खानगढ़ एक बहुत ऐसी एक जगह थी, तो वो चाह रहे थे, बहुत वक्त से वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी बात हमें मिल जाए कि हम इसके जो है ना पीछे पड़े लगे होते। देखिए, हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, किसी ऑफिसर की कोई चीज़ अगर वायरल हो जाती है ना, तो उससे फ़ौरन से रिपोर्ट कर दिया जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट की वो उनसे पूछते भी नहीं है, पहले रिपोर्ट करते हैं, बाद में पूछते हैं कि हुआ क्या था। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें हम जो है ना मैडम के लिए ऐसा कुछ कर लें कि वो यहाँ से बस चली जाएँ। मैंने वो डंडा उठाया हुआ था हर चीज़ पे, तो हर चीज़ पे जब आप डंडा उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो जब वो बंदा आया मेरी ऑफ़िस में, वो आप यकीन जाने इतनी ठंड का वो टाइम था और उसको पसीना आया हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि काम डाउन, अगर मैं चाहती तो मेरे पास अभी पावर है कि मैं आपको उस जो आपने जो वो हरकत की थी ना, जिसकी वजह से आज तक आपके लोग मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे गालियाँ देते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा उसका जो है ना इंतकाम ले सकती हूँ आपसे, लेकिन फिर मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं रहूँगी ना, ये मेरी पर्सनल चीज़ हो जाएगी। अगर मुझे पर्सनली आपसे बदला लेना होता तो यकीन जाने मेरे पास इतना कानून था, मैं आप पे FIR भी कटवा सकती थी। मैंने उसे सारी चीज़ें बताई, मैं क्या क्या आपके साथ कर सकती थी। मैंने कहा लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि यही आप में और मुझ में फ़र्क है। क्या आप जो हैं वो इंतकामी कार्रवाई पे उतर आए थे, लेकिन मैं पब्लिक सर्वेंट थी। मुझे गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया हुआ था, मैं वो पूरा कर रही थी, और अभी भी मुझे गवर्नमेंट ने टास्क दिया हुआ है, मैं वही पूरा करूँगी। वो अपने साथ 50 बंदे लेके आया था, और उसमें उन 2-3 लोगों ने कहा था कि आज अगर मैडम ने इसके पेपर रिजेक्ट किए तो हम इसकी ऑफ़िस पे हमला करेंगे। तो उनको मतलब इवन जो डिप्टी कमिश्नर उस टाइम का था वो भी परेशान था, उसको भी था कि ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो जाए और लड़की पे वाकई हमला कर लें। लेकिन मैंने उनको भी कहा सर ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, और हमने न्यूट्रली उनके पेपर्स वगैरह चेक किए। अच्छा, जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब एक प्रेशर तो बिल्डअप हो जाता होगा, सो हाउ डू यू हैंडल इट? और क्या आपको जो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि मॉब को किस तरह से आपने डील करना है? हमें यही बिकॉज सिखाया जाता मॉब है। इज़ अनकंट्रोलेबल, कुछ भी बिल्कुल, कर सकते हैं वो। बिल्कुल। उसमें यही होता है कि हम जो है उनसे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। हम उनके कोई जो 3 या 4 लोग होते हैं, हम कोशिश यही करते हैं। उस टाइम भी जब ये मसला हुआ था मेरे साथ, उस टाइम भी हमने इनको यही कहा था कि आपके जो 2-3 लोग जो हैं वो आएँ, हमारी ऑफ़िस में बैठें, मैं बैठी हुई हूँ, आप आके हमें अपना मसला बताएँ। लेकिन वो चाह रहे थे कि सीन क्रिएट हो। तो इस सिचुएशन में हम पुलिस बुला लेते हैं, और हम कोशिश यही होती है कि हम उनसे बिल्कुल बात ना करें। क्योंकि अगर एक बंदा माइंडसेट ही लड़ने का बना के आया हुआ है, तो आप उनसे कुछ भी कह लें, वो सॉल्यूशन आपसे नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन के लिए वो आए नहीं है ना, वो आए ही झगड़ा करने के लिए। तो आप कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में जो है आप अपना बचाव करें। अच्छा, आपकी ओवरऑल जर्नी क्या रही है टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर? कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही है? कहाँ से आपने शुरू किया प्रिपरेशन, एंड आपने कैसे अब तय किया कि मैं ऑफिसर ही बनूंगी सिविल सर्विसेज में? अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं पर्टिकुलरली जो मेरी प्रोफाइल पे आके अक्सर मुझे जो है ना इसी किस्म की बातें ट्रोल कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, क्योंकि वो SPSC की जो हमारी है उस पर वो कहते हैं कि शायद ये मेरिट पे नहीं आए थे। तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि मेरी तकरीबन जो है एजुकेशन है, अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग हाई स्कूल तक, उसके अलावा सारी मेरी मलेशिया से है। तो मैंने वहाँ पर ही जो है अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की। फिर मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद भी मेरा ये इरादा था कि मैं वापस यूरोप चली जाऊंगी और वहाँ से PhD करूंगी। लेकिन मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि हम इतने साल बाहर रहे हैं तो हम अब यहाँ पे कुछ ट्राई करें, और मेरी अम्मी ने फिर ये ख्वाहिश की कि भई आप असिस्टेंट कमिश्नर हो। तो मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया, बस अब हो गए। तो अभी तक आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? लाइक आपने कौन सी डिग्रीज की हुई हैं? मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड देन मैंने MBA किया हुआ है HR में। मेरी दोनों डिग्रीज़ बाय रिसर्च हैं।
अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो क्या ये जॉब सिविल सर्विसेज की एक 9 to 5 जॉब होती है या इससे कुछ ज़्यादा है, राउंड द क्लॉक? लाइक जैसे हम वकीलों की जॉब है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, हुँ। हमें घर वाले समटाइम देखते भी नहीं है काफ़ी काफ़ी दिनों तक, तो ये जॉब्स कैसी हैं? हमारी बिल्कुल भी 9 टू 5 होती नहीं है। हमारी मतलब ये सिचुएशन होती है कि जब भी कॉल आएगा, जहाँ भी आएगा, हमें जाना पड़ेगा। कभी मैं 8 बजे रात को आ रही होती हूँ, कभी मुझे 11 भी हो जाते हैं, कभी हमें रात के 12 भी मीटिंग्स में हो जाते हैं। तो हमारी तो और हमारा सबसे मतलब सब लोगों को जिस चीज़ की छुट्टी मिलती है ना, हमें उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आशुरा की छुट्टी है, उसमें भी हमारी ड्यूटीज़ ऑब्वियसली होती उसमें हैं, तो आपकी ज़्यादा नीड ज़्यादा होती है, ड्यूटीज़ आपकी और होती हैं। पुलिस की, क्योंकि सिक्योरिटी एंड हाँ। अदर थिंग्स। तो इसमें मुझे पर्सनली ये दुःख होता है कि चलें आप हमें वो छुट्टी नहीं देते, अगले दिन ही छुट्टी दे दें, हम भी आराम करें, इंसान हैं। छुट्टी होनी चाहिए होनी क्योंकि चाहिए, अदरवाइज आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पुलिस पुलिस का भी आई थिंक ऐसा ही होता है कि बीच में एक बिल्कुल। आध दिन उनको छुट्टी मिलती है, नॉट संडेज। हुँ, ऑब्वियसली आप थाना बंद नहीं उनका कर सकते, रोटेशन होता है, हाँ। थाना बंद नहीं हो सकता क्योंकि थाने में तो लोगों ने आना है। अच्छा, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को ज़ाहिर आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ भी होगी, वी हैव सीन सम पोस्ट जहाँ पे आप रिसेंटली अपनी शादी भी की है, एंड उसके अलावा बाकी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी तो खवातीन में कुछ ज़्यादा ही खवातीन के लिए होते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग? बस ये है कि इसमें मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत मेरे साथ है। अगर वो सपोर्ट साथ ना होती और वो अगर कोई टिपिकल हस्बैंड होता, फिर तो चीज़ें जो हैं बहुत आउट ऑफ हैंड चली जाती। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ जब मैं ऑफ़िस से वापस आ जाऊँ 7 साढ़े 7 तक मैं होपफुली पहुँच जाती हूँ वापस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे 10 हो जाते हैं, वरना 7 बजे के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो बाकी का जितना भी टाइम है वो मैं अपनी फैमिली को दूँ, मैं अपने हस्बैंड को दूँ, मैं अपने इन-लॉज़ को, अपनी फैमिली से बात करूँ। और वीकेंड्स पे मतलब मोस्टली तो जो है ना कोई ना कोई मीटिंग होती है, लेकिन संडे जो है हमारा कभी-कभी खाली होता है मतलब। तो फिर उसमें भी यही होता है कि मैं ऑफ़िस वालों को भी कहती हूँ कि आज लोग आप भी एन्जॉय करें, हम भी अपनी फैमिली को टाइम देंगे। तो अभी जैसे आपने कहा कि खवातीन के लिए, जैसे आप कह रही थी हुँ। पहले कि इवन अगर एग्ज़ाम पास भी हो जाता है तो उसके बाद भी सम टाइम उन्हें परमिशन नहीं मिलती। सो आपको क्या लगता है हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ वुमन कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मैनेज कर पाएँ चीज़ें, सारी चीज़ें देख पाएँ? कितना डिफ़िकल्ट होता है? एक ख़ासकर खवातीन के लिए, जो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट तो सबके लिए होता है, बट खवातीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो बताएँ? ख़वातीन के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखिए, एक तो उसको घर बच्चे देखने पड़ रहे होते हैं, ठीक है ना? मर्द हज़रात जो हैं वो ऑफ़िस जाते हैं, वापस आते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर बनी हुई होती हैं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल नहीं दे रही, लेकिन दूसरी ख़वातीन का जब वो वापस आती हैं, बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी हैं, घर का काम उनकी ज़िम्मेदारी होता है। तो इस हिसाब से पहले तो उनके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। फिर जब उनको ये इजाज़त मिल जाती है कि भई आप यहाँ या पर्टिकुलर पोस्ट पर अगर आप सर्व कर रही हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मसले होते हैं। मसले इन अ सेंस कि जो ना हमें लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर जितना आसानी से वो एक मेल असिस्टेंट कमिश्नर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उतना आपका स्टाफ आपको नहीं कर रहा होता है। उस हिसाब से भी आपको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। या कभी कहीं देखें, अगर लेट्स से कोई रात को बहुत जल्दी मतलब देर से हमें कहीं जाना होता है, कभी 2 बजे 3 बजे कहीं आग लग जाए, अल्लाह माफ़ी दे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो जो मर्द है वो तो फ़ौरन निकल जाएगा। लेकिन जो खातून है उसको फिर सारी चीज़ें देखनी है, किसी को अपने साथ उठाना है। ऑफ़ कोर्स हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम अकेले जा ही नहीं सकते हैं। तो इस किस्म से जो है बहुत सारे हमारे सोसाइटी में हर्डल हैं, और मैं कह रही हूँ कि जो ख़वातीन इन सब चीज़ों के बाद भी जो है ना इतना बहादुरी से काम कर रही हैं, तो अगर उनको सोसाइटी एप्रिशिएट करती है, तो जो कुछ एक हमारा सेगमेंट है जिनको बहुत मतलब मसला होता है कि भाई इन्होंने कौन सा कोई मतलब इतना बड़ा काम कर दिया है कि आप इनको इतना सर पे चढ़ा रहे हैं, हम भी वैसे ही हैं, हमने भी वही एग्ज़ाम पास किया। तो नहीं, देखिए आपकी स्ट्रगल और हमारे स्ट्रगल में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थी, उनसे बातचीत होती थी लाइब्रेरी में, तो वो अपनी बातें बता रही होती थी कि वो घर का काम करके, कपड़े धो के, बर्तन धो के, फिर वो 1 बजे लाइब्रेरी आती थी। तो कौन सा लड़का है जो घर में जो है सारी सफाइयाँ करके, कपड़े धो के, बर्तन धो के फिर आके 1 बजे से करता है? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। आप कहें ना कहें, पैट्रियार्की है। लड़के को एक अलग जो है हम प्रोटोकॉल देते हैं, लड़की के लिए हमने एक अलग माइंडसेट बनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, लेकिन जो ख़वातीन उसके बाद भी काम कर रही हैं, तो वो लायक हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशंस की आप बात करें तो उसमें क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टाफ, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती? देखिए, हम उस टाइम पे जो है वहाँ के कंसर्न एसएचओ को कॉल करते हैं कि हमें पुलिस भेज दें, और हमारा एवरी टाइम आपके पास नहीं होता? एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, लेकिन वो ज़ाहिर है अगर लेट्स से अगर मैं आउट ऑफ सिटी कहीं रह रही हूँ, या आउट ऑफ स्टेशन कहीं रह रही हूँ, या कहीं दूर रह रही हूँ, तो उसका अपना घर है। वो 24 घंटे तो मेरे साथ नहीं होगा ना, वो ऑफ़िस के टाइम तक हमारे साथ होते हैं, उसके बाद हमारी उसके बाद सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे, अब फिर वो अल्लाह के पास है, वो हमारी ज़िंदगी। अपने ज़िम्मे और अल्लाह के ज़िम्मे। हाँ। अच्छा, हम बहुत सारी टर्म्स सुनते हैं, सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, व्हाट आर दीज़? क्या डिफरेंसेस हैं इनमें?
CSS एंड PCS दोनों एग्ज़ाम हैं। PMS इज़ अ कार्डर। PMS एंड पास जो हैं वो कार्डर हैं, यानी ग्रुप्स हैं, एलोकेशन के ग्रुप्स हैं। तो हमारा जो ग्रुप है और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, हम दोनों बराबर हैं। बस ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में सर्व करते हैं और वो चीफ़ सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं, हम सेक्रेटरी सर्विसेज की लेवल तक जाएंगे और हम सिंध में सर्व करते हैं। तो इसमें क्या मतलब एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी एंड ईच एंड एवरीथिंग सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें सेम होती है डिफरेंट? देखिए, जब हमने PCS दिया था 2018 में, उस वक्त CSS में तो खैर स्क्रीनिंग का वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हमारी तो स्क्रीनिंग में माइनस की मार्किंग रखी गई थी, यानी नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। इसके अलावा CSS में 4 सवाल करने थे पर पेपर, यहाँ पे 6 करने थे। तो PCS जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ था कंपेयर टू CSS में 4 थे। ये था कि CSS में आपको जो है ना अच्छा, एक और दूसरी बात ये कि CSS में आप 30 साल तक दे सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 32 तक। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में एज रिलैक्सेशन दे दी गई थी, यानी 33, 34, 35 तक भी लोग बैठे थे। तो आप देखें, एक बच्चा जो 24, 25 का है वर्सेस जो 35 का है, जिसने ऑलरेडी 3-4 एग्ज़ाम्स एग्जॉस्ट किए हुए हैं, तो अब वो सारे लोग जो हैं एक ही एग्ज़ाम में बैठे हुए थे। तो इस किस्म से भी हमें डिसएडवांटेज था कि हमारे सीनियर भी हमारे साथ ही थे, हमारे टीचर भी बल्कि हमारे साथ थे जो हमें पढ़ा रहे थे। जो पढ़ा रहे थे, बट वो खुद भी वही एग्ज़ाम दे रहे थे। CSS ऑफिसर नहीं थे क्या? नहीं, या वो PCS ऑफिसर? ये होता है ना कि अक्सर हमारे यहाँ स्पेशली सिंध में ये होता है कि लोगों को जो है DMG ग्रुप से या PMS ग्रुप से सॉर्ट ऑफ मतलब वो है, एक ऑब्सेशन है कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ही बनना मतलब है। CSS लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग करते हैं या तो पुलिस ऑफिसर हाँ। बनने के लिए या तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए। लेकिन देखें, अगर मुझे बाकी चॉइस किसी को मिले, रेलवेज का किसी को शौक नहीं है या दूसरे डिपार्टमेंट्स में किसी को जाने का शौक नहीं है। इतना वो देखें ना, वो भी ऑफिसर्स हैं। कहने में ये चाह रहा था कि ऑब्वियसली ऑफिसर्स तो होते हैं, बट एक समझा जाता है कि बस अगर CSS करना है या PCS करना है तो मकसद ये होना चाहिए कि या तो आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है या आपने पुलिस ऑफिसर बनना है। हाँ, देखें, अगर आप सच पूछें हमसे तो जितने पर्क एंड प्रिविलेजेस दूसरे ग्रुप्स को है ना, टू बी ऑनेस्ट इतने इनको नहीं है। सिर्फ एक जो पर्क इनको ज़्यादा है वो ये है कि ये आगे चल के चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, देयर इज़ अ चांस, और वो जो है वो IG लेवल तक जा सकते हैं। इनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं और इनकी पब्लिक डीलिंग होती है। जो ऑफिसर्स पब्लिक डीलिंग में नहीं हैं वो बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आपको जब आपने एग्ज़ाम पास किया था, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आपका असिस्टेंट कमिश्नर ना होता, यानी आपकी पब्लिक ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते अब ये ना बन पाती, तो क्या आप किसी दूसरे ग्रुप में जाती या ना जाती? देखिए, मैंने CSS दिया था और PMS दिया था। मैं PMS में हो गई, लेकिन मेरी CSS नहीं हो सका। अगर मेरा CSS हो जाता तो मैं कस्टम्स में जाती। मुझे कस्टम ग्रुप बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ऑफिस में बैठकर ही अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उनकी टैक्सेशन बचा सकते हैं, स्मगलिंग को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रोड, रस्तों और उसके अलावा जो इकोनॉमी को असल में चीज़ें हर्ट करी हैं वो तो यही है ना कि टैक्सेशन में ही चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो चीज़ें यहाँ से आ रही हैं उस पे टैक्स नहीं लग रहा, वो फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आ रही हैं। मेरा शौक तो जो है ना ये था कि मैं कस्टम्स में जाऊँ। इसमें आई विल डिसएग्री टू सम एक्सटेंट के नॉर्मली हम देखते हैं कि कस्टम ऑफिसर्स खुद ही जो है नॉन कस्टम गाड़ियाँ लेके, अभी लास्ट एक वीक पहले हमने CVU पे एक देखा था, लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ थी, सारी NCPs थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी डैमेज वो खुद ही कर रहे होते हैं। एंड पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर अब जैसे iPhone है, यानी आज से अगर आप 2018-17 से पहले अगर आप जाते हैं तो लोग टैक्स देते हुए सोचते भी नहीं थे, वो दे देते थे। आपने इतने टैक्स उस पर बढ़ा दिए कि अब जो है वो कोई भी बंदा नहीं देता, वो नॉन PTA, वो कहते हैं एक छोटा फ़ोन रख लेंगे, उससे कॉल कर लेंगे, बाकी iPhone है या कोई लग्जरी आइटम है तो उस पर। तो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उनको रिकन्सिडर बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि वो नहीं कर पा रहे, और वो जस्ट ये सोच रहे हैं कि टैक्स इम्पोज करने से हमारा जो है हम बड़ा कोई फ़ायदा हो जाएगा और मुल्क की तरक्की हो जाएगी। हालांकि उसके इफेक्ट उल्टे ही होते हैं कि वो आप उतनी कलेक्शन ही नहीं कर पाते जितनी आप कम टैक्स पे कलेक्शन कर पा रहे होते हैं। अच्छा, जो एग्ज़ाम्स पास करना है या एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसमें इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश का एलिमेंट हम देखते हैं लैंग्विस्टिक्स का, CSS में तो बहुत ही ज़्यादा हमने सुना है कि है। PCS या दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें कितना रेलिवेंट है? उसमें भी CSS जितना है, लेकिन ये है कि जैसे प्रोविंशियल कमीशन, चाहे फिर बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो, उसमें एक चीज़ जो हमें मिलती है वो ये होती है कि हमारे यहाँ लैंग्वेज दी जाती है, यानी या सिंधी या उर्दू में आपका एक कंपलसरी पेपर होता है। उसके अलावा बाकी 100% सारी चीज़ सेम है। मतलब पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग अब तो बिल्कुल से, हम 2018 में चेंज था, 2019 में उन्होंने अपडेट करके हमारा पूरा सिलेबस 100% CSS वाला ही है।
पेपर भी उसी किस्म के, लेकिन ये कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बस ये वहाँ आपने 4 करने तो यहाँ आपने 5-6 करने होते हैं, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है, बाकी सेम चीज़ है, 100% सेम है। अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं? ऑब्वियसली सारे लोग फॉरेन सर्विसेज में नहीं जा सकते या सारे पुलिस वाले नहीं बन सकते, तो और भी डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से हमारे पास डिपार्टमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं? देखिए, अगर आप सीएसएस में जाएँगे तो वहाँ पर तो 12 जो है ना ग्रुप्स एक बने हुए हैं, आपको वहीं पर ही एलोकेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप एसपीएससी के थ्रू आ रहे हैं तो वो हर साल उसके चेंज होते रहते हैं। मतलब जितनी सीट्स आती हैं उसके हिसाब से, कभी पुलिस में होते हैं, कभी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में होते हैं, कभी पीएमएस के ग्रुप होते हैं। तो पीसीएस के जो ग्रुप्स हैं ना, वो मतलब उन्होंने एक वो सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि इसी ग्रुप्स में ही जॉब्स आएँगी। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी जो है इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपको एलोकेट करते हैं। सीएसएस में अलबत्ता जो है वो जो ग्रुप्स हैं उसमें और भी बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं। देखें, अगर आप पीएएस जो है ऑडिट एंड अकाउंट्स देख लें, वो बहुत अच्छा ग्रुप है। कस्टम्स बहुत अच्छा ग्रुप है। रेलवे, भाई हमारा इतना इदारा जो है तबाह हो गया है, हमें अच्छे ऑफिसर्स चाहिए वहाँ पे, हमें पॉलिसी मेकर्स चाहिए वहाँ पे, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन यही है कि फिर अभी इसी हमारे पॉडकास्ट के नीचे ये कमेंट्स आएंगे तो मैडम फिर आप चली जाती हैं अगर आपको इतना था। तो द थिंग इज़ कि हमें जाना चाहिए, बच्चों को जो है इस बारे में थोड़ा सा आई सेंसिटाइज थिंक करना एक चाहिए। एक शख्स के जाने से कुछ नहीं होता। हम्म। आपको पूरी एक टीम चाहिए होती है। वन मैन इज़ नथिंग या वन वुमेन इज़ नथिंग। बिल्कुल। तो आपको पूरी एक सेट ऑफ पीपल चाहिए जो कि उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हों और उस पे काम कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, बिफोर कमिंग टू प्रिपरेशन, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम असिस्टेंट कमिश्नर्स या कोई भी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? पर्टिकुलरली असिस्टेंट कमिश्नर्स को हम कैसे अप्रोच करें? अगर हमें कोई रिड्रेस, हमें कोई अपनी रेमेडी है उसको हमें चाहिए, उनसे कोई काम है, कोई करवाना है, तो क्या प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर फॉर्म क्या है उसकी? देखिए, हमारे पास तो लोग डायरेक्ट आते हैं, हम मेरे पास तो ओपन डोर पॉलिसी है और ओवरऑल सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास भी यही होगा। बस अब ये लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन से इश्यूज़ हैं जिसके लिए वो हमारे पास आ सकते हैं और कौन से इश्यूज़ हमारे डिपार्टमेंट से पर्टेन नहीं करते सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी जगह बेचनी है या आपको अपनी जगह की रजिस्ट्रेशन करवानी है या डोमिसाइल हो गया या सर्टेन वेरिफिकेशंस हो जाती हैं, वो हमारा डोमेन हो जाता है। आपको कहीं बहुत चीज़ें महंगी मिल रही हैं, वो आप हमारे पास आ सकते हैं। या इस किस्म के, या पोलियो का कोई इशू हो गया, इन सारे मसले जो होते हैं, या कहीं जो है ना अक्सर होता है कि लेट्स से कोई कोई इलीगल काम हो रहा है, उस पे भी वो लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें आके इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो हमारे डोमेन में होता है तो हम उस पर रेड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो हमारे डोमेन के नहीं हैं लेकिन हम करवा रहे होते हैं, लोग समझते हैं वो शायद हमारा ही मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट्स लगवाना, सफाई करवाना, ये सारे जो है ना वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मसले होते हैं। उनके अपने ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनके अपने शहर में जो है सीएमओज़ और टीएमओज़ मौजूद हैं, चेयरमैन्स मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट की वहाँ इलेक्शन होती है जहाँ पे इन लोगों की सिलेक्शंस होती हैं, उनके पर्टिकुलर बजट्स उनके पास हैं। अक्सर लोग जो मैंने देखे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जो है ना सोशल मीडिया पे असिस्टेंट कमिश्नर्स को गालियां दे रहे होते हैं कि हमारी लाइट जो है गली की जल गई। अरे भाई, वो उसकी जॉब ही नहीं है, उसको उसके पैसे ही नहीं मिलते हैं, उसको उसका बजट ही नहीं मिलता है, वो आपको कहाँ से गटर का ढकना या फिर जो है ना लाइट या गली बनवा कर दे। दैट इज़ लाइक, ये जो चीज़ें हैं वो लोगों को थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अगर तैयारी की बात करें एग्ज़ाम की, तो आपने किस तरह से तैयारी की, कहाँ से शुरू किया, कितना टाइम आपको लगा? और जो स्टूडेंट्स अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर करना चाहते हैं तैयारी, तो वो किस तरह से इफेक्टिवली उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं? ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो आप सालों बैठे रहें करते रहें, बट इफेक्टिवली कम टाइम में कैसे हो सकती है? देखिए, मुझे तकरीबन आई वुड से मुझे 6 से 8 महीने तो लगे थे, ठीक है। इवन दो मैंने आपको, मैं वो 4th कैटेगरी में हूँ जहाँ से मैंने बहुत अच्छी मेरी स्कूलिंग हुई हुई है और इसके साथ मैंने बाहर से पढ़ा हुआ है। लेकिन यह है कि मैंने बहुत क्योंकि मैंने कहा कि मेरी डिग्री थी बाय रिसर्च थी, तो मुझे रिसर्च का बहुत शौक था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट किताब पढ़े। मेरे साथ जो दूसरी लड़कियाँ जो पढ़ रही थी वो सालों से लेकर पढ़ रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई 2.5-3 साल का पूरा कोर्स है CSS का, इसी वजह से 3-3 4-4 साल लोग लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप क्वालिटी को देखें, क्वांटिटी को ना देखें। क्वालिटी वाइज आप 2 अच्छे बुक पढ़ लें किसी भी सब्जेक्ट के, आपका सब्जेक्ट अच्छी मार्क्स से निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 किताब में पढ़ूंगी फिर ही US हिस्ट्री निकलेगा, तो फिर वो आप उसी लूप में फिर घूमते रहेंगे। पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे जो है ना, क्योंकि मैं CSS के लेक्चर्स भी देती हूँ, ट्रस्ट मी, आज तक जो है ना जितने भी मैंने बच्चे पढ़ाए, कोई 80-90 जो है ना होंगे, 4-5 बैचेस मैंने पढ़ाई हैं, उसमें से मैंने 3 जो हैं बच्चे देखे हैं जिनको गवर्नमेंट की जॉब मिली है, अभी तक वो CSS की तैयारी कर रहे हैं।
90% बच्चे जो एकेडमी में आते हैं वो सीरियस ही नहीं होते हैं। उनको लगता है कि शायद बस हम थोड़ा सा एकेडमी में पढ़ेंगे, जाके हमारा हो जाएगा, बस कुछ हो जाएगा, हमें कोई मतलब जादू का कोई जिन मिल जाएगा, बस वो बोतल से निकलेगा और CSS पास हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सेकंड ये है कि आप मोटिवेटेड रहें। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है अपने अलावा। 12 घंटे आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करेंगे पढ़ने और लिखने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपको, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर किसी काम को करने के लिए आपको किसी दूसरे से मोटिवेशन चाहिए तो वो काम आपके लिए नहीं बना हुआ, वो काम आप छोड़ दें अगर, अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ऑब्वियसली पढ़ाई अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो तो नहीं छोड़ सकते, बट अगर कुछ आप अपनी इंटरेस्ट सोच के कर रहे हैं तो वो तो छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे रिक्वायर्ड है स्टडीज़ टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, या अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए? पर्टिकुलरली तो कोई टाइम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें 3 घंटे पढ़ें, आप चाहें 13 घंटे पढ़ें, लेकिन कम से कम भी आप 6 घंटे तो दें, क्योंकि आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं 3-3 घंटे के, यानी एक दिन में आपको 2 एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, तो आप 6 घंटे दें, जिसमें 6 घंटे ही आपको राइटिंग करनी होती है वहाँ पे पेपर वाले दिन। तो आप कम से कम 3 घंटे राइटिंग को दें। एनी हाउ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करे जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो उसने इतने नोट्स बनाए हुए थे। मैंने उसको कहा तुम ये नोट्स यूज़ कहाँ करोगी, तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलेगा उस टाइम पे ना। तुम इनको प्रैक्टिस करना चाहती हो तो तुम जो है ना इसको बैठ के डिस्कस करो। मुझे अभी तक याद है, मेरी सिस्टर शी इज़ अ पायलट माशाल्लाह, तो मैंने उसको ना मेप पे बैठ के पूरी जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पढ़ाई थी। मेरे अब्बू मुझे देख रहे थे, मैं उसको समझा रही थी इस मुल्क ने जो है ना ऐसे हमला किया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर क्यों मैंने उसको समझाया, क्योंकि मुझे याद करना था। जो भी मैं बुक पढ़ती थी ना, मैं दूसरे दिन जाती थी, मैं अपने भाई बहन या अम्मी से जाके बैठ के वो डिस्कस करती थी। अभी रिसेंटली भी मैं एक यूट्यूबर हैं, उसका जो है जिन्ना की लाइफ पर जो है मैं एक वो तबसरा देख रही थी। आप यकीन जाने मुझे वो सारा, मतलब उसने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट भी नहीं किया था, मुझे पता था वो सारा जो है ना क्या क्या कहेगा, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ा हुआ था। मुझे आज तक वो किताब याद है। आपने और उसने एक ही किताब पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, उसने आखिर में जो है ना उसने स्क्रिप्टिंग करके एक वीडियो बना दी और उसने आखिर में जो है ना उसका बताया कि उसने वही किताब पढ़ी थी, वहीं से उसने सारे चैप्टर्स उठाए थे। तो द थिंग इज़ कि जब आप पढ़ें तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप डिस्कस करें और अच्छे लोगों से डिस्कस करें, और इस तरीके से डिस्कस करें कि आपको चीज़ें रट जाएं। सेकंड, क्या प्रैक्टिस करें। अच्छा, सेल्फ स्टडीज़ करनी चाहिए या एकेडमी? पहले सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कम से कम 3 से 4 महीने, और उसके बाद जो है आप एकेडमी जाएँ, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही काम कर रहे हैं। आपको जो है ना चीज़ें चेक करवानी चाहिए टीचर से, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उनको दिखाने चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ गलत है। सो अब थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ आते हैं। सो हाउ करप्ट इज़ द सिस्टम आपके ओपिनियन में, जो आपने एक्सपीरियंस किया? ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं। ओवरऑल सिस्टम हमारा जो है वो कितना करप्ट है? ओवरऑल हमारा सिस्टम ख़राब हो गया है। आई वुड से अकाउंटेबिलिटी हमारी जो है वो बहुत कम हो गई है। हो गया है या हमेशा से था? नहीं, आई वुडंट से कि हमेशा से था, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे नाना दादा जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे बहुत सारे, देखिए ना, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, आई एम नॉट श्योर कि वो सही थी या ना, कि चीफ जस्टिस जो थे पाकिस्तान के, तो वो पेन भी छोड़ के गए थे कि ये गवर्नमेंट की है, मैं कैसे उठा के जाऊँ। सो द थिंग इज़ के पास्ट में जो हमारे लोग थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, तो उन्होंने बहुत उस पर जो ना कुर्बानियाँ दी थी। उनको उन कुर्बानियों का एहसास भी था, और हमें भी है, और शायद हमें एहसास है भी सही, हमें एहसास नहीं भी है कि एक आज़ाद रियासत जो है ना वो कितनी बड़ी नेमत है। अगर हमें देखना है तो हम फिर जो है ना फ़लस्तीन को देखें कि एक आज़ाद रियासत ना होने के कितने बड़े नुकसान हैं। तो समहाउ समवेयर जो है ना हम वो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। बस सिस्टम चल रहा है कि वो हमारे एक सीनियर होते थे, वो कहते थे कि मुझे समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान कैसे चल रहा है और हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। एक इन्होंने एक धक्का दे दिया, अब वो रेड़ा जो है ना वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जिससे इसको ब्रेक लगेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस टाइप की करप्शन, सिर्फ फाइनेंशियल करप्शंस हैं या इसके अलावा भी कोई करप्शंस हो सकती हैं, इन्फ्लुएंसेस? देखिए, फाइनेंशियल करप्शन तो बहुत छोटा है, हमारे यहाँ मोरल करप्शन बहुत हो गया है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझते। अब मैं जब निकली सोशल मीडिया पे तो फिर लोगों को पता चला, अच्छा कि असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे शौहर को ही नहीं पता था। वो कह रहा है कि बेगम आप तो इतना काम करती हैं, मैंने तो अपने जो है तालके में कभी किसी असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं देखा। तो ओवरऑल जो है ना हम अपनी एहसास से ज़िम्मेदारी भूल गए हैं। उसकी भी वजूहत हैं, ऐसा नहीं है कि जो है ना ऑफिसर जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए, एक असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी को अगर आप कंपेयर करें किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट से, मतलब प्राइवेटली, पूछने वाला हूँ वो हाँ, आगे। प्राइवेटली आप अगर करें तो हमारी सैलरी इतनी कम है, मतलब इतनी कम है कि आप या तो अपना घर का जो है ना थोड़ा बहुत जो है खर्च चला सकते हैं, या तो फिर जो है ना आप अपनी ऑफिस का खर्च चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ओवर द टाइम ये देखना चाहिए था। अब आप देखें, ऑफिस का खर्च भी आपको खुद करना होता है? हमें ऑफिस का खर्च जो है वो हमें तो जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर्स को एटलीस्ट थोड़ा बहुत बजट मिलता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स को तो नहीं मिलता।
तो हम सबकी बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप सिस्टम में देखिए, आप एक बंदे से 10-10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एक्सपेक्टेशंस भी कर रहे हैं, फिर उसके पास स्टाफ भी नहीं है। जैसे अभी मैंने हमारा एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट होता है पंजाब में, वो इतना एक्टिव है जिसकी कोई हद नहीं है। जब भी कोई ओगरा का मसला होता है, एलपीजी का इशू होता है, इलीगल पेट्रोल पंप्स का, उनकी जिम्मेदारी होती है एफआईआर्स कटाना, ना कि असिस्टेंट कमिश्नर की। हमारे यहाँ सिस्टम ही उल्टा चल रहा है, मैं एफआईआर्स कटवाती फिर रही हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देखो भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पेट्रोल पंप्स को चेक करो, उनको के फॉर्म सही से दो, और ये जो चीज़ें चल रही हैं तो तुम क्यों नहीं देख रहे हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैडम एक मैं हूँ, एक मेरा पट्टे वाला है, अब मैं खुद करूँ तो फिर मैं कैसे करूँगा। मेरे नीचे कोई कटवा के अदालतों में जाऊँ या काम ऑफिस का कर लूँ। अच्छा, आपने अपने ऑफिस में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स जो लिए हैं कि आप करप्शन को एलिमिनेट कर सकें, या कौन कौन से स्टेप्स इन जनरल लिए जा सकते हैं जिससे करप्शन एलिमिनेट तो खैर पूरी दुनिया में आज तक नहीं हो सकी, बट कम हो जाए? देखिए, सबसे पहली जो पॉलिसी हमारी वो ये है कि ओपन डोर। मेरे पास हर कोई सामने से आ सकता है, लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि इवन दो हमारे पास अगर कोई आकर ये कहता भी है ना कि भाई फ़लाँ बंदे ने हमसे पैसे लिए हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप लिख कर दें हमें, ताकि हमारे पास प्रूव हो, या फिर आप उस बंदे के सामने हमें ये कन्फेस करें। अच्छा, 70% ऑफ द टाइम जो है ना, लोग भी झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब वो उनका कोई काम नहीं होता तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आके ये करते हैं। फिर जब हम उनको सामने लेकर आते तो वो कहते नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। नहीं नहीं मैडम, आप तो ना गलत सुन रही थी, मेरा मकसद ये था कि इसने मुझे कहा था पैसों का, लेकिन मैंने अभी दिए नहीं है। मतलब पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। ओपन डोर या ओपन कचहरी जो लाहौर में आजकल पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी लगा रहे हैं, सो इज़ इट रियली एन इफेक्टिव सिस्टम? क्योंकि देखें, आपके पास एक बंदा आया, शायद लाइन में 100-200 बंदे लग के खड़े हुए हैं, आपको कहाँ से याद रहेगा किसने मुझे क्या कहा था जो जिस पे मुझे काम करना था? सो इज इट हमारी ओपन डोर पॉलिसी ये होती है कि हमारे यहाँ रोज़ में जैसे हम 9-9:30 बजे तक ऑफिस आ जाते हैं, तो लोग जो है ना इंतज़ार में बैठे होते हैं, वो एप्लीकेशंस आके देते हैं। हम उस पर जो हमारे डोमेन की चीज़ें होती हैं वो हम अपने मुख्तियारकार और अपने तपेदारों को दे देते हैं। जो हमारे डोमेन की नहीं होती हैं वो हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो है ना एप्लीकेशन लिखते हैं कि ये आई है, इस पर हमें रिपोर्ट करें मसले। तो इससे ये होता है कि लोग हमारे पास आ सकते हैं, लोग हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इससे सिस्टम सीधा हो सकता है, और बहुत हद तक हुआ भी है। मैंने पन्नू आखिर में देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम, अच्छा मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं कि इससे पहले मैं खानगढ़ में थी, तो जैसे ही मैं पन्नू आके लाई तो आई नोटिस कि सारे शहर में ना लिस्ट लगी हुई है, सारे किराना स्टोर्स पे लिस्ट लगी हुई है। तो आई वाज लाइक वाओ, मतलब दूसरे एसी ने भी इतना अच्छा काम किया है, उसने भी इतना ही कोई डंडा उठाया हुआ था वहाँ पे कि सब लोगों ने लिस्ट लगाई। फिर जब मैं ऑफिस आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ये लोग आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते थे और वहाँ खानगढ़ से खबरें आई थी कि मैडम बहुत सख्त है। तो इनको जैसे ही पता चला, ये भागे भागे गए प्राइस ब्यूरो से, इन सब लोगों ने लिस्टें लगाई हैं कि हमारे पास ना आ जाए। अभी भी हमने प्राइस में ये किया कि हमने 2-3 लोग जो थे उनको हमने पहले मैं वार्निंग देती हूँ, 1-2 बार वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं सुधरे फिर हम उनको फ़ाइन लगाते हैं। अगर फ़ाइन के बाद भी वो बंदा नहीं सुधरा फिर मैं जेल भेज देती हूँ। और मैं वो ऐसी हूँ जो एफआईआर्स भी कटवाती हूँ, मतलब मैं जो मुझे लॉ ने दिया हुआ है ना वो मैं सब कर गुजरती हूँ फिर। तो उस वजह से जो है ना लोगों के दिल में थोड़ा सा वो हो गया है। तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई हम मटन भी ख़रीद सकते हैं वहाँ पे, जो हम पहले नहीं ख़रीद सकते थे। किराना की जो प्राइसेस हैं वो टू द पॉइंट मिल रही हैं चीज़ें लोगों को। हाँ, फ्रूट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है ना वो पन्नू आकिल में बहुत कम हो गई है। शुड इट बी इन डोमेन ऑफ गवर्नमेंट के आप अगर ट्रेड कर रहे हैं कोई, तो उसकी क्या कीमत होनी चाहिए? लाइक मेरे पास एक बकरा है, वो मेरा बकरा है, मैं उसको 1 रुपये का बेचूं या 1 लाख रुपए का बेचूं, जो खरीद सकता है वो खरीदे, जो ना खरीदे वो ना खरीदे। सो शुड इट बी इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट कि प्राइस चेकिंग, सब्जी कितने की बिकेगी, या उससे बड़े काम होने चाहिए गवर्नमेंट के डोमेन में? देखिए, हम तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं ना, जो हमसे ज़्यादा अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्राइस चेकिंग नहीं होती है, वहाँ पे ओपन सिस्टम ही होता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कंपनी रेट होता है, उसके बाद एक रिटेल रेट होता है, लोग उसी रेट पे बेचते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी जो हमारा कंपनी रेट होगा उस पर बेचेगी? नहीं, कंपनी रेट डिपेंड करता है कि उसकी जो चीज़ है, आई थिंक लॉ में तो उसको एम्पावर्ड है कि वो कितने का बेचे। अच्छा, इसमें एक और मैं सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। हम जब रेट्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम रेडी वालों तक ही क्यों जाते हैं? चलें, अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के डोमेन में है, मॉल्स वही चीज़ अगर एक सेब वो है 500 रुपये का शॉपिंग मॉल में बिक रहा है, अगर रेडी वाला 1 किलो 200 रुपये का बेच रहा है और गवर्नमेंट लिस्ट 100 रुपये की है, तो उसमें हमें रेडी वाले पे तो हम चले जाएंगे। वाई नॉट मॉल्स? मॉल्स भी, जो मॉल्स हमारे डोमेन में आते हैं उन पे प्राइस चेकिंग भी होती है, उस पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स उनको फ़ाइन भी करते हैं।
बिल्कुल करते हैं। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि नज़र नहीं आता है, लेकिन होता है। ये है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाते हैं, कहीं पे मीडिया उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही होती है, कहीं पे नहीं दे रही होती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो है ना बिल्कुल, मतलब वो आपकी बात के, अनफेटेड। हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब अगर के फिर यहाँ पे वो बात आ जाती है ना, देखें आप गए मॉल पे, आपको 200 वाली चीज़ 500 में मिली, तो आप जाएँ असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को या कमिश्नर साहब को वहाँ पे जाके रिटन में एप्लीकेशन दें कि सर ये चीज़ फ़लाँ जगह पे क्यों मिल रही है। हाँ, उनकी एम्बियंस की वजह से ज़ाहिर है अब उन्होंने एसी लगाई हुई है, एक रेडी वाला गर्मी में खड़ा हुआ है, उसने एसी लगाई हुई है, 500-600 एम्प्लॉइज़ हैं, लेट्स से उनकी ज़ाहिर है 2-3 रुपए जो है उनको ज़्यादा होंगे, लेकिन 200-300 ज़्यादा होना तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर वहीं पे वो बात आ जाती है कि कितने लोग शिकायत करते हैं। लोग शिकायत नहीं करते हमारा, ट्रस्ट में हमने इतनी कोशिश की है, लोग शिकायत करने के लिए राज़ी ही नहीं हैं। हम चेंज ही नहीं होना चाहते। या शायद सिस्टम से लोग डरते हैं कि यार शायद हमें तारीखों पे जाना पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा चीज़ों को। कोर्ट में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि लोग गवाही नहीं देते। तो सोशल मीडिया पे ज़रूर वो कर रहे होंगे कि इंसाफ होना चाहिए, बट गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता या कंप्लेन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। Exactly. हम इतने वो हो गए ना, देखिए मीडिया पे, देखिए मुझे कौन देख रहा है, मेरी आईडी भी फेक है, मैंने 10 लोगों को गालियां भी दे दी, क्या मैटर करता है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ भी कह दूं, लेकिन क्या मैं उसके ऑफिस के सामने जाके या उसके सामने जाके ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ? कभी भी नहीं। तो इसी वजह से जो है ना, सोशल मीडिया ईजी है, लिखना बहुत ईजी है, कीबोर्ड वॉरियर्स। हाँ, लेकिन आकर शिकायत करना, क्योंकि आप सामने एक्सपोज हो जाएंगे, फिर वो अगला बंदा भी आपको देख लेगा, फिर आपको लगता है कि हमारी इंटरनल दुश्मनियाँ हो जाएंगी, तो फिर वो सोसाइटी कैसे चेंज होगी। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरीज, पर्क्स, बेनिफिट क्या होते हैं और कितनी गाड़ियाँ डाले आपको साथ मिलते हैं? हमें कोई गाड़ियाँ डाले वगैरह नहीं मिलते हैं, हमारे नसीब पे होता है हर स्टेशन पे। अगर घर बना हुआ है अच्छा तो फिर वो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें फ़र्नीचर वगैरह हमें अपना पूरा खुद सिस्टम करना पड़ेगा। गाड़ी अगर आपकी अच्छी है, चलने लायक काबिल है, तो आप बहुत लकी हैं। अगर गाड़ी नहीं है तो फिर आप खुद ही अपना वो हिसाब किताब करेंगे, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। और बस हमें थोड़ा बहुत बजट मिलता है जिसमें हमें फ्यूल मिलता है, और इसके अलावा हमें ऑफ़िस का थोड़ा बहुत ख़र्चा होता है। वो गार्ड्स इतना, कितने मिलते हैं? गार्ड हमें एक मिलता है जो ऑफिस के टाइम पे हमारे साथ होता है। अच्छा, बाकी ये जो कहते हैं ना कि खानसा में मिलते हैं और ये मिलते हैं, वो भाई ये सिर्फ ड्रामों की हद तक होता है। हाँ, हमने सुना है कि बलूचिस्तान और पंजाब में वाकई असिस्टेंट कमिश्नर्स को मिलते हैं, लेकिन सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स को मैंने तो नहीं देखा कि वो बड़े बड़े बंगलों में, मैं खुद असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैंने आज तक कोई बड़ा बंगला नहीं देखा। अभी तक कोई हमने ऐसी गाड़ियाँ, आप दुआ करेंगे हमें मिल जाए, अब गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रही थी कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें आपको जो ऑफिस मिला था वो उसका छत ही नहीं था। छत ही नहीं था, और जो मुझे गाड़ी मिली थी वो इतनी बड़ी जो है ना ईंटों पे खड़ी हुई थी। वो कहते थे मैडम ये आपकी गाड़ी है। मैंने कहा इतनी टायर्स लग्जरी नहीं थे गाड़ी उसके? क्यों दे रहे हो मुझे? ईंटों पे खड़ी क्या मतलब, टायर नहीं थे उसके या कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसका वो एक ढांचा था? ढांचा था। उन्होंने कहा मैडम ये आपकी गाड़ी है लेकिन थोड़ी ख़राब है। मैंने कहा ओहो, इतनी थोड़ी ख़राब? कुछ तो ज़्यादा ही थोड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा। तो जो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी वो तो मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया। ज़ाहिर है एक तो मेरी शहर से दूर थी, मुझे रोज़ आना जाना होता था, और मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं सिर्फ 15 या 20 दिन का फ्यूल अफोर्ड कर सकूँ उसका। सैलरीज इन जनरल क्या होती हैं? मतलब आप अपनी पर्टिकुलर ना भी बताएं, इन जनरल सीएसएस ऑफिसर्स की या पीसीएस ऑफिसर्स की क्या स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं और किस तरह से वो बढ़ती हैं? 1 लाख। 1 लाख स्टार्टिंग? हाँ, 1,10,000 होती है, फिर हर साल आपको 2 या 3 हज़ार की इंक्रीमेंट होती है, तो 130 तक आपकी आ जाती है 3-4 साल में। दैट्स इट। अच्छा, मैंने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी जिसमें आप एक रोड का सर्वे कर रही थी और आपने कुछ खुदाई की हुई हाँ। थी एंड उस पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वो भी आप उनको मॉनिटर कर, उनको चेक कर रही थी हाँ। बेसिकली। सो आर यू रियली इक्विप्ड, और यू से मुराद सिर्फ आप नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर्स इन जनरल, कि वाकई में वो इतने इक्विप्ड हैं कि वो इतनी टेक्निकल चीज़ें वो सारी देख सकें कि ये सर्वे कैसे हो रहा है, ये रोड सही बन रही है या नहीं, या ये उनके डोमेन में नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारे साथ हमारी पूरी टीम होती है, उनका पूरा डिपार्टमेंट भी होता है। हम बेसिकली जो उन्होंने बनाया हुआ होता है उसका इंजीनियर हमें पढ़ के बता रहा होता है कि हमने इतने इंच जो है पत्थर डाले थे, फिर इतने इंच हमने ये वाली चीज़ डाली थी, फिर हमने ये किया था, वो किया था, वो सारा हमें गिन के बता रहे होते हैं। तो जो हम वो होल करवाते हैं ना, वो इसलिए करवाते हैं कि हम फिर उनको कहते हैं कि आपने जितने इंच डाले थे ना, अब हम वो इंच देखेंगे क्या इतना पत्थर है दबने के बाद, मतलब वो 2 to 3 इंच होना चाहिए, तो क्या इतना है या नहीं है। उनकी टीम हमारे साथ मौजूद होती है, मतलब जो पर्टिकुलर टेक्निकल लोग वो आपके होते हैं साथ हमारे होते हैं? साथ। हाँ। अच्छा, इसके अलावा हम एक और बड़ा ट्रेंड हम देख रहे हैं इस मॉडर्न एज में
कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो भी सीएसएस ऑफिसर्स खास करके, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर हुँ। रेड होगी तो साथ में एक कैमरामैन हमेशा साथ हुँ। होता ही है और वो वीडियो बनती है। सो इट इज़, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, इट इज़ अलाउड, और क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है? क्या गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस तरह से करें, या ये एक इंडिविजुअल अमल है? नहीं, अभी तो रिसेंटली एक पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ या इस किस्म की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। तो कानूनन तो आप नहीं दिखा सकते हैं। जो सील कर रहे होते हैं एंड ऑल हाँ, दैट? सील नहीं, मतलब उससे ज़्यादा इंटरनल ऑपरेशंस हो गए, या जिसमें गाड़ियाँ या जो यूनिफ़ॉर्म वाले, स्पेशली जो रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा टिकटॉक्स बनना स्टार्ट हो गए थे, तो उस पे तो उन्होंने मतलब सख्ती से पाबंदी लगा दी है। लेकिन ऑन द ब्राइट साइड ये है कि ये देखना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो आप लोगों को पता कैसे चलता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें देख कर ही आप लोगों को भी पता चल रहा होता है ना, आम आवाम को पता चल रहा होता है कि भाई अच्छा एसी ये भी कर रहा है, या एएसपी ये भी कर रहा है, या फलां ये भी कर रहा है। जो लोग उसको दिखा नहीं रहे होते हैं, तो उन लोगों, हालांकि उन लोगों ने बहुत काम किए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ लोगों को लगता है कि वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या कि इसके इसके कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल्स नहीं होने चाहिए? लाइक मैं आपके इसकी मिसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की देता हूँ कि आम वकील को तो फ़ोन लेके अंदर जाना भी मना है। मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट गया था तो फ़ोन जमा करवा देते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट का अपना यूट्यूब चैनल है, जो वहाँ पे सारी प्रोसीडिंग्स लाइव चल रही होती हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हर स्टेशन का एक पेज हो, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे पोस्टेड हो वो उसको रन करे, एंड उस पे सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखाई जाए एज़ गवर्नमेंट कम्पेयर टू इंडिविजुअल। गवर्नमेंट के पेजेस हमारे पास नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पेजेस भी होते हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम जो है लोग उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है। देखिए, मेरी नज़र में तो जो है ना, आपको चीज़ें दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पे। इससे ये है कि सम हाउ लोगों को अवेयरनेस आती है, और जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं उनको शौक़ होता है। अगर हम ये इनकी सोशल मीडिया लाइफ ना देखते असिस्टेंट कमिश्नर्स की, तो हमें कभी शौक़ ही नहीं होता, हमें पता ही ना होता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, सिर्फ उनको ही पता होता है जिनके माँ बाप ऑफिसर्स हैं। तो चीज़ें दिखानी भी चाहिए फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर या तो आप उनको चैनलाइज ऐसे करें कि हर कोई अपना पेज बनाए, या फिर गवर्नमेंट लेवल पे हो, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हैं। हमने आपके भी काफ़ी सारे पोस्ट देखे हैं, आप भी कर रही होती हैं। सो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या जब वो सारी चीज़ें बन रही होती हैं तब गवर्नमेंट उन चीज़ों को स्टॉप क्यों नहीं करती, या क्यों नहीं कर पाती? रादर के जब वो बन चुके होते हैं स्ट्रक्चर्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स, उन्हें डिमोलिश किया जाए, और उसके बाद एक हंगामा आ रहा है, लोग इकट्ठे हों, ऑब्वियसली उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो एक क्योस की सिचुएशन हम पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। तो क्या इफेक्टिव नहीं होगा कि जब वो चीज़ें बन रही हों तो हम उन्हें वहीं पे रोक दें, या उन्हें वहीं पे ख़त्म कर दें? तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयर। ट्रस्ट में, हमारा ये सवाल मैं भी करती हूँ। जब मैं किसी का दुकान तोड़वाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि उस ज़माने में जो है ना, क्यों नहीं रोका गया था, और कोई ना रोकना कोई ऐसी तो चाहिए। हुआ होगा वहाँ पे, उसकी बिल्कुल। नज़र में भी हुआ होगा चीज़। होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स नहीं करते ना। आप देखें, आप किसी का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए ना, हमारे यहाँ किसी भी इदारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक फिक्स नहीं हुई है। चाहे फिर वो कितने भी बड़े केसेस हों, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी केसेस अगर हारे हैं, तो वो किसी की भी वजह से अगर हारे हैं, तो आज तक हमने उस बंदे या उस बंदी को तो गले से पकड़े ही नहीं है कि भाई तुम्हारी वजह से अरबों खरबों रुपए के हमारे नुकसान हो गए हैं। ये जैसे नेस्ला टावर बन रहा था, तो जब इतना बड़ा टावर बन रहा था, क्या उस वक्त कराची के बीचों बीच बीचों बीच, तो उस वक्त अथॉरिटीज़ कहाँ थी? And- तो द थिंग इज़ कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करनी होंगी। जब लोगों को सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगी, वेदर वो जो भी लोग हो ना, जब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होंगी, पर्टिकुलरली उनसे सवाल किया जाएगा, चाहे भले फिर वो रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, तो हमें एक डर बैठ जाएगा कि हमसे भी हमेशा सवाल हो सकता है। जब ये सिस्टम हो जाएगा ना, देखिए बाहर के ममालिक ने जो है वो डेवलपमेंट क्यों की है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये कब्र से निकाल के भी सवाल कर सकते हैं। हमें छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे। तो जब हमारे यहाँ भी ये सिस्टम चल जाएगा ना कि सवाल किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे फिर वो छोटा ऑफिसर हो या बड़ा हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी on होगी, मेरिट्स पे होगी, और उस पर सज़ाएँ भी फिक्स होंगी, तो हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हम मूवीज़ में देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई ऑफिसर, ब्राइट ऑफिसर अच्छा काम करने लगता है, कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम होता है, और यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस वो उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। हैव यू एवर फेस्ड दिस सिचुएशन, और क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ, वो जो आप मुझे पिक्चर वाली बात कर रहे थे, उसके फ़ौरन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, बिकॉज़ मैंने अवॉइड भी किया था। आई डिडंट वांट टू राइट इट, बट जो चीज़ें हमने देखी तो मैंने लिख कर भेज दी, तो फिर बस कुछ लोग नाराज़ हो गए,
और वो आज तक मेरा फिर वहाँ उस तालके में पोस्टिंग नहीं होने देते हैं। हर बार जब भी मेरा प्रपोज़ल आता है वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो ऑफ़ कोर्स कंसिक्वेंसेस तो होते तो हैं। क्या लोगों का जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनका इतना होल्ड होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में? बिल्कुल होता है, सिंध में तो बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पॉलिटिकल ग्रुप्स की कोई इन्फ्लुएंस आपको करने की कोशिश करते हैं, और अगर करते हैं तो आप उसको डील कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपकी अपनी भी एक राय आ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि हम अगले बंदे को ये समझाएँ कि अगर ये एज पर कानून होना होगा तो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जब हम समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भई ये तो होकर ही रहेगा ना, या ये नहीं हो सकता है। तो वो वाले लोग सही हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ईगो पर ले लेते हैं। तो फिर इससे ये होता है कि फिर हम तैयारी कर लेते हैं अपने ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र की तैयारी हाँ, होती है। हम माइंड बना लेते हैं कि खैर है अब कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, या होगा। हमारी ट्रांसफ़र होगी या ये जाएँगे। कुछ ना कुछ नहीं, वो नहीं जाते, हम ही जाते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बहुत अच्छी अमेजिंग डिस्कशन, एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सेशन रहा, एंड आप काफ़ी दूर से आई, थैंक यू वेरी मच। नो एंड प्रॉब्लम। व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड होती है। थैंक यू वेरी मच।